ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जो ऑनलाइन है? हाँ जी, स्लाइड्स नज़र आ रही है। यस सर, आ रही है। परफेक्ट, थैंक यू। ऑलराइट क्लास, शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने एक इंट्रोडक्शन ली थी कि बेसिकली ये फील्ड है क्या, ठीक है, और हमें क्या कॉन्सेप्ट चाहिए बेसिकली कि आगे हम जो भी आप काम करेंगे वो बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड होगा कि हमने अपने सिस्टम को सिक्योर करना है। और सिक्योर का क्या मतलब है कि आप उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करें, इंटेग्रिटी इंश्योर करें, ऑथेंटिसिटी इंश्योर करें, ठीक है, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये बेसिक 5 चीज़ें, ये हमारे गोल्स हैं जो कि हमने अचीव करना है, ठीक है। तो इस पे हमने बेसिकली बात की थी और हमने थोड़ा सा देखा था कि अटैक्स क्या होते हैं, डिफरेंट थ्रेट्स क्या होती हैं, और बाकी का कोर्स हमने उसी के ऊपर बिल्ड करना है। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी, कि बेसिकली आपने अपना आपका जो डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने बचा के रखना है। कि कोई डेटा है जो कि आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और कोई उसे अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर सके, ठीक है, उसके लिए हम ये 2 चीज़ें आज देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो काम है ये है, अब डेटा सिक्योरिटी पे हमारा फोकस होगा। इसके बाद हमने वेब सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर और सिस्टम सिक्योरिटी पे बात करनी है, और अभी जो चैप्टर है वो हमारा डेटा सिक्योरिटी पे फोकस करता है। ऑलराइट, तो पहली चीज़ है, एक 3 लफ्ज़ आप काफ़ी कॉमन सुनेंगे, आप कोई भी लिटरेचर पढ़ें इस फील्ड में तो उसमें एक एलिस, बॉब और ईव, ये 3 नाम बड़े कॉमन हैं, ठीक है। ये नाम क्यों होते हैं? बेसिकली कन्वेंशन बन गया हुआ है कि आपने जब भी कोई कम्युनिकेशन की बात करनी है, आपने डेटा कम्युनिकेट करना है, डेटा शेयर करना है, तो आप कहते हैं कि डेटा शेयरिंग एलिस और बॉब के बीच में हो रही है, ठीक है, और बीच में एक ईव आ गई है। ईव आप समझ लें, ईव ड्रॉपर जो होता है कि 2 लोगों की बात कोई तीसरा बंदा अगर कान डाल के सुनना शुरू कर दे तो उसे आप ईव ड्रॉपर कहते हैं। तो उसके लिए जो नाम यूजुअली एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो ईव होता है। तो बेसिक मकसद क्या है हमारा आज, जो हम जब डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि एलिस और बॉब ने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, ठीक है, और जिस मीडियम के ऊपर वो एक्सचेंज कर रहे हैं वो मीडियम इतना सिक्योर नहीं है। यानी मैं वायरलेस राउटर के थ्रू अगर एक मैसेज आप में से किसी एक को भेजता हूँ तो उस वायरलेस राउटर की रेंज में जितने लोग हैं वो सारे उस मैसेज को रीड कर सुन सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडियम है, हवा में सिग्नल जा रहा है, ठीक है। हमने ये बात भी की थी कि अगर आपका कोई कॉपर वायर के ऊपर सिग्नल पास कर रहे हैं तो वो भी सुना जा सकता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक है वो चले रीजनेबली सिक्योर है, उसके अंदर ब्रेक इन करना जो है मुश्किल होता है। और वहाँ पे भी आपका जो फाइबर ऑप्टिक लिंक है अगर किसी राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस राउटर के अंदर आप जो है उसको स्निफ आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एलिस और बॉब अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल कि बीच में एक ईव भी होगी जो कि उनके मैसेज को सुन सकती है। तो उस मैसेज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा उसे ना रीड कर सके, ठीक है। ऑलराइट, तो कन्वेंशन गुड गाइज को एलिस और बॉब कहते हैं, ईव ड्रॉपर या एडवर्सरी जो है उसके लिए ईव का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और गोल क्या है कि आपने एलिस और बॉब के बीच में एक्सचेंज करना है इन सच ए वे कि ईव जो है उसे रीड ना कर सके, ठीक है। तो पहली सोल्यूशन जो है आज हमने इस पे 2 तरीके देखने हैं, एक स्टेगनोग्राफी है और एक क्रिप्टोग्राफी है, एक इंक्रिप्शन है, ठीक है। तो स्टेगनोग्राफी क्या होता है कि आपने जो मैसेज ट्रांसमिट करना है या जो मैसेज शेयर करना है उस मैसेज को आप किसी और मैसेज के अंदर हाइड करते हैं, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस एग्जिस्टेंस को किसी तरीके से आपने छुपाना है, ठीक है। यानी एलिस और बॉब अगर कोई मैसेज इस तरीके से भेजते हैं तो ईव को ये तो पता होगा कि एलिस और बॉब के बीच में कोई एक्सचेंज हुआ है, पर उस एक्सचेंज के अंदर एक्चुअली क्या चीज थी शायद वो कोई और एक्सचेंज उसके अंदर छुपा हो, या उन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हुआ है शायद उसे ही आप आउटराइट छुपा दें किसी तरीके से। उसका भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब ये एक चीज देखें कि लेट सपोज जो लेफ्ट मोस्ट इमेज है वो इमेज एलिस और बॉब ने शेयर किया,
अब ईव जो है उसने अगर बीच में इस इमेज को पढ़ लिया है तो उसे लगेगा कि एक वाइट रंग की बैकग्राउंड है, उसमें ब्लैक रंग का कोई सर्कल है और उस पर कोई रैंडम से कलर्ड नुक्ते बने हुए हैं, कोई पिंक है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई वाइट है। ठीक है, तो उसे देखने में लगेगा कि शायद कुछ भी नहीं है, एक रंग बिरंगा इमेज है। ठीक है, पर उस इमेज के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ था जिसकी प्रेजेंस का ईव को पता ही नहीं चला। और वो कैसे नहीं पता चला कि लेट सपोज एलिस और बॉब ने पहले शुरू में आपस में एग्री किया हुआ था कि मैं जब भी कोई इमेज भेजूं उस इमेज को जो है ब्लू लाइट में, ग्रीन लाइट में और रेड लाइट के अंदर उसे देखना। ठीक है, जो ईव है उसे ये तो पता है कि इमेज भेजा गया है, पर उसे ये नहीं पता कि इस इमेज को अगर आप ब्लू लाइट में देखेंगे तो 3 नजर आ जाएगा, ग्रीन में देखेंगे तो 4 नजर आ जाएगा, रेड में देखेंगे तो 5 नजर आ रहा है। तो बेसिकली 3, 4 और 5 जो मैसेजेस थे इनकी एग्जिस्टेंस को आपने हाइड कर दिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यानी बचपन में आप में से किसी ने, एक होता था तरीका कि लेमन के अंदर आप किसी चीज को डिप करके उससे अगर कागज के ऊपर लिखें तो वो थोड़ी देर में सूख जाता था और कागज के ऊपर आपको कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक है, अब उस कागज को आप थोड़ा सा गर्म करें, मोमबत्ती के आगे रख दें या ऊपर इस्त्री फेर दें, तो जहां जहां पे आपने वो लेमन वाली इंक से लिखा होता था वहां पे एक उसका कलर चेंज हो जाता था। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है स्टेगनोग्राफी का। यानी मैं एक कागज के ऊपर, ठीक है, लेमन जूस से कुछ लिख के अगर मैं इन्हें पकड़ाता हूं और बीच में कोई दूसरा बंदा उस कागज को पकड़ के देख लेता है तो कहेगा ठीक है ब्लैंक पेपर है, कुछ भी नहीं है। और उन्हें पता है कि इसको हीट करेंगे तो फिर इसका जो रंग है वो निकलेगा एक्चुअल। तो आपने मैसेज की एग्जिस्टेंस को ही हाइड कर दिया। सही है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसका और एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। लेट सपोज इस कमरे में किसी एक बंदे को मैं कहता हूँ कि यार मैं लाइट को जो ऑन ऑफ करूंगा ना वो मॉर्स कोड होगा। मॉर्स कोड क्या होता है, किसी को पता है? मॉर्स कोड का सुना हुआ है? मॉर्स कोड बेसिकली पुराने ज़माने में जब कोई आपने वायरलेस ट्रांसमिशन करनी होती थी, फॉर एग्जांपल रेडियो ट्रांसमिशन, एक मैसेज एक एंड से दूसरे एंड तक भेजते हैं। ठीक है, तो मॉर्स कोड इस्तेमाल होता था। मॉर्स कोड होता क्या था कि आपका कोई भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए है, तो उसके लिए जो आप आवाज़ निकालेंगे वो शॉर्ट बीप और लॉन्ग बीप का कोई कॉम्बिनेशन होगा, टू 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 टू। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है उससे ए बी सी डी ई एफ जी जो भी कैरेक्टर है वो आप बना सकते थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लाइट, आप में से किसी एक को मैं कहता हूँ कि हाँ मैं जब लाइट को ऑन ऑफ करूंगा तो वो मॉर्स कोड की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने लाइट को ऑन ऑफ किया है। अब आप में से किसी को समझ नहीं आई कि मैंने क्या किया। आप समझ रहे कि पता नहीं टीचर को क्या हो गया, लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू हो गया, कोई शायद कोई परेशानी ज्यादा हो गई है। पर जिस बंदे को मैंने पहले बता दिया था कि मैं मॉर्स कोड में लाइट को ऑन ऑफ कर रहा हूँ वो फौरन समझ आएगा कि मुझे मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप बाकी जो लोग थे उनके लिए मैंने इस एक्सचेंज को हाइड ही कर दिया। यानी आप लोग समझे कि शायद मैं सिर्फ लाइट को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, पर जिसे पहले से पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ उसे फौरन समझ आ गई कि मैंने मॉर्स कोड में उसे मैसेज भेजा। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है। सही है, तो लेट सपोज आपने एक प्रॉपर किस्म की स्टेगनोग्राफी करनी है, किसी के साथ आपने एक्सचेंज करना है मैसेज, और आप चाहते हैं कि कोई और जो है उसे पता ना चले कि ये कोई मैसेज इस तरह का था भी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ही एक डेटा फाइल लेना है। ठीक है, और उस फाइल के अंदर आपने इंफॉर्मेशन को हाइड करना है। तो फाइल का एग्जांपल है, डेटा फाइल क्या हो सकती है? एनी आइडियाज, क्या डेटा फाइल होगी? हाँ जी,
नहीं, फाइल कॉन्फिडेंशियल नहीं होगी, उसके अंदर जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल होगा। सही है। तो किस तरह की फाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं? फाइल होती किस तरह की है ये बताएं। हाँ जी, वर्ड फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है। ओके, वर्ड और पीडीएफ में क्या होगा कि लेट सपोज इंग्लिश की फाइल है और उसी के अंदर मैंने इंग्लिश का मैसेज भेजा है, तो शायद वो पकड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, शायद। इसके अलावा क्या फाइल हो सकती है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, एक्सएमएल सीएसवी इंग्लिश में होगा, प्लेन इंग्लिश में लिखा होगा, उसके अंदर मैसेज अगर आपने अपना भी डाल दिया है तो शायद वो पकड़ा जाए। आपने किसी को ऑफ गार्ड करना है कि कोई बंदा पकड़ लेता है, वो समझे ये कुछ और है, बिल्कुल कोई और चीज़ है, जबकि उसके अंदर आपने इंग्लिश लिखी हो। ठीक है, एक ये इन्होंने जो बात की है कि आप कोई प्रोग्राम लिखें, उस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे आप कोई वेरिएबल का नाम ऐसा लिख दें जो कि इंग्लिश में हो। अब जब उसको आप देखेंगे तो कोई आम बंदा समझेगा कि शायद ये दो नंबरों को ऐड करने का कोई प्रोग्राम था, ठीक है, या कुछ सी आउट कराने का कोई प्रोग्राम था, और इन रियलिटी वेरिएबल नेम आपने ऐसे लिखे होंगे कि कोई मैसेज आ रहा है। ठीक है, और इसका और सिंपल एग्जांपल हो सकता है, आप कोई इमेज फाइल ले लें, कोई ऑडियो फाइल ले लें। अब इमेज फाइल अगर आपको पता है तो लेट सपोज आपका कोई 10 मेगापिक्सल का इमेज है। 10 मेगापिक्सल का मतलब है कि उस इमेज के अंदर 10 मिलियन डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल की कोई कलर वैल्यू है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि आपकी जो इमेज रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेसिकली क्या होता है, आपके डिफरेंट स्क्वायर्स होते हैं और हर स्क्वायर को आप एक डिफरेंट कलर असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब 10 मिलियन में से आप किसी एक कलर को चेंज कर दें, किसी एक सेल को, तो 10 मिलियन में से वो फर्क नजर आएगा? नहीं आएगा। 10 मिलियन में से आप एक वैल्यू को चेंज कर दें, किसी को नहीं पता चलेगा, पर उस वैल्यू के अंदर कलर की जगह पे आपने जो वैल्यू डाली हुई है वो फिर एक्चुअल कोई टेक्स्ट होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आप एक इमेज लें ताकि ईव समझे कि ये इमेज जो है वैसे कोई खूबसूरत सा इमेज सेंड किया है। ठीक है, कोई वॉलपेपर सेंड किया है या कोई फॉर एग्जांपल कोई बर्थडे कार्ड भेजा है। लेट्स सपोज मैंने ये इमेज इस्तेमाल किया। ठीक है, अब ये एक इमेज है, अब इसके अंदर मैंने मैसेज को हाइड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? एक ऑप्शन है, आपने बेसिकली इस डेटा को चेंज करना है, यानी इस इमेज में से कुछ बाइट्स को उठाना है और उसकी जगह पे अपनी मर्जी की बाइट्स लिख देनी है। सही है। एक ऑप्शन है कि आप एक प्रोग्राम लिख के फाइल को रीड करें और उसके अंदर राइटिंग कर दें। ठीक है, और प्रोग्रामिंग से आप लोग भागते हैं, तो एक ज़्यादा आसान तरीका जो होगा ज़िंदगी आसान करने का वो है कि आप एक हेक्स एडिटर इस्तेमाल कर लें। हेक्स एडिटर क्या होता है कि किसी भी फाइल को आप उसमें रीड करें, ओपन करें सॉरी, और फिर उसी में आप अपनी मर्जी की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर चेंज हो गया होगा। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर वगैरह में ये चीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि कभी जो बाइट आप चेंज करना चाहते थे उससे ज़्यादा या उससे कम बाइट चेंज हो जाती हैं अननोइंगली। और दूसरा मसला क्या होता है कि टेक्स्ट फाइल में अगर आप चेंज करते भी हैं तो ओवरऑल आपको जो चेंजेस हैं वो नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, तो हेक्स एडिटर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको एग्जैक्ट बता रहा होता है कि किस जगह पे क्या चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने हेक्स एडिटर में उसी इमेज को खोला जो पहले दिखाया था। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि इसकी जो लाइन नंबर 30,000 थी फॉर एग्जांपल, सही है, वहां पे जाके मैंने क्या किया, जो भी डेटा पड़ा हुआ था पहले से, ठीक है, जो भी पहले से पड़ा हुआ था उसे मैंने ओवरराइट किया है और उसकी जगह मैंने क्या लिखा है, लेट्स स्पेस वॉच स्पेस ड्यून। ड्यून एक बड़ी मशहूर साइंस फिक्शन एक नावल था और उस पर मूवी भी बनी है। ठीक है, तो इमेज मैंने आपको क्या दिया था, वैसे ही एक रैंडम इमेज था और इसके अंदर जो 30,000th ऑफसेट वाली लाइन थी उस पे जाके मैंने ये मैसेज लिख दिया, लेट्स वॉच ड्यून। ठीक है, और जहां पे जो है कई हजार लाइनें हैं। सही है, अब होगा क्या, ये करके
यानी इन बाइट्स को मैंने ओवरराइट करके अपनी मर्जी का मैसेज लिखा और फाइल को मैंने सेव कर लिया और ये इमेज नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर ये इमेज किसी को भेजता हूं, एलिस जो है बॉब को ये इमेज भेजती है और बीच में ईव इस इमेज को देख लेती है, तो ईव कहेगी कि ठीक है, खूबसूरत सा इमेज है, कोई प्लेनेट बना हुआ है, सैंड ड्यून्स है, पीछे उसके चांद नजर आ रहे हैं, कोई कैरेक्टर हीरो जा रहा है, ठीक है, खूबसूरत वॉलपेपर है, दैट्स इट। उसके दिमाग में शायद ये ख्याल ना है कि मैंने इसके अंदर जाके देखना है कि मैसेज कहाँ पे छुपा हुआ है। सही है, जहां पे वो लाइन बाय लाइन एग्जामिन करे, ठीक है, एक एक लाइन को देखे कि वहां पे क्या पड़ा हुआ है। सही है, तो बेसिकली आपने उस मैसेज की एग्जिस्टेंस को कामयाबी से हाइड कर दिया। ठीक है, यहां पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यहां पे तो मैंने जिंदगी आसान की है ना, कि मैंने एक ही लाइन पे जाके लेट्स वॉच ड्यून लिख दिया। मैं और क्या कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था कि एक लाइन के ऊपर मैं एल लिखता, किसी बाद की लाइन में जाके ई लिखता, उसके काफी आगे जाके टी लिखता, उसके आगे जाके कॉमा लिखता, यानी एक ही जगह पे मैं लेट्स वॉच ड्यून ना लिखता, मैं हर कैरेक्टर जो है वो किसी डिफरेंट लाइन के ऊपर लिखता। और एलिस और बॉब जो है उन्होंने आपस में पहले से एग्री किया हुआ है कि कौन कौन सा सेल है जहां पे ये वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, और वो सिर्फ उसी सेल को रीड या उसी सेल में राइट कर रहे होंगे। तो उसका फायदा क्या है कि ये तो चलो कोई भी अगर इस फाइल को खोल के देखे लाइन बाय लाइन, तो ये लाइन देखते साथ ही उसे शक हो जाएगा कि ये शायद मैसेज था। पर अगर इस चीज को आपने स्प्रेड आउट किया हुआ है तो वो फिर पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक और बात आ जाती है कि इस लाइन में तो कम टेक्स्ट था, अगर आपका कोई बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, यानी पूरे का पूरा पैराग्राफ आप छुपा के भेजना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर वो पूरे का पूरा पैराग्राफ आप एक ही जगह पे लिख देते हैं उस इमेज फाइल के अंदर, तो चांसेस आर के 10 मिलियन में से 1 पिक्सल का चेंज करना वो तो फर्क नजर नहीं आएगा। और 10 मिलियन के अंदर आपने अगर 1000 पिक्सल को इकट्ठे चेंज कर दिए एक ही जगह पे, तो वो शायद आपको कलर के अंदर कुछ चेंजेस ऐसी नजर आए कि वो इतनी बड़ी ब्लॉक होगा कि वो शायद देखते ही शक हो जाएगा कि इस इमेज के अंदर किसी ने कोई रद्दोबदल किया। ठीक है, यानी ये जो इमेज था ड्यून का, इसके अंदर मैं लेट सपोज जहां पे कोई 1000 पिक्सल के अंदर टेक्स्ट चेंज कर देता हूं, तो यहां पे अगर इस पूरे के पूरे में कोई कलर चेंज हो गया तो वो फिर अगले बंदे को शक हो सकता है। एज अपोज टू दैट, अगर मैंने एक चेंज इधर की है, एक चेंज इधर की है, 1 पिक्सल बाय द वे, ठीक है, 1 पिक्सल इधर चेंज किया है, तो वो जो है वो 1 पिक्सल इतनी छोटी होती है कि फर्क किसी को शायद नजर ही ना आए। ठीक है, ऑलराइट, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन क्लास? आप कुछ कह रहे थे आप, एनी क्वेश्चन? सर वो पूछ रहा था कि कई पेंटर जो आर्टिस्ट होते हैं पेंटिंग करते हैं, उनके कई लोग मैं देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है मैसेज इस पेंटिंग में, ये ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता उसमें क्या होता है। यार मैसेज अगर किसी ने छुपाया हुआ है तो वो तो आइडियली फिर छुपा ही रहना चाहिए। ठीक है, एक चीज होती है कि इमेज को इंटरप्रेट करना, एक होता है उसके अंदर कोई मैसेज छुपा हुआ ढूंढना। ठीक है, ये एग्जांपल से थोड़ा जो है ना क्लास कंफ्यूज हो सकती है, तो बाद में इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमने एक चीज की है स्टेगनोग्राफी, जिसका मकसद ये होता है कि आपने एक मैसेज को किसी और चीज के अंदर उसके एग्जिस्टेंस को छुपा लेना है, कि अगर बीच में कोई दोनों के एक्सचेंज को पकड़ ले, कैप्चर कर ले, रीड कर ले, तो वो एक गलत डायरेक्शन में निकल जाए। वो समझे कि फॉर एग्जांपल कोई इमेज था या कोई ऑडियो फाइल थी, इन रियलिटी उसके अंदर कोई मैसेज छुपा हुआ था। सही है, तो दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपने मैसेज की एग्जिस्टेंस को नहीं छुपाना, ठीक है,
आपने मैसेज को इस तरीके से जंबल अप करना है कि एलिस और बॉब जो है वो आपस में मैसेज एक्सचेंज करें। ईव जो है उसे पता लग जाए कि एलिस और बॉब ने मैसेज एक्सचेंज किया है, पर वो मैसेज का जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से आगे पीछे किया हो कि वो उसे समझ ना आए कि क्या लिखा हुआ। ठीक है, यानी इसमें और स्टेगनोग्राफी में क्या फर्क है? हाँ, यानी ये एक एग्जांपल है कि मैंने मैसेज भेजना है कि इन्फोसेक इज ऑसम, तो अगर इसे इंक्रिप्ट किया है तो मैसेज क्या बन जाएगा? BJNBCPG BOIJODS, यानी कुछ समझ नहीं आ रही क्या। ठीक है, ऑलराइट, तो ये बेसिकली इंक्रिप्शन है। इसमें कुछ जो टर्म्स कॉमन हैं जो इस्तेमाल होती हैं लिटरेचर में, उनमें से एक है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट बेसिकली होता है कोई भी मैसेज जो कि दो लोग आपस में शेयर करना चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई तीसरा उसे अनऑथराइज्ड मैनर में एक्सेस ना कर सके। ठीक है, अगली टर्म होती है साइफर टेक्स्ट, कि प्लेन टेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंडेबल होता है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि इस प्लेन टेक्स्ट को आपने किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि एलिस और बॉब जो है वो तो इससे ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट वापस एक्सट्रैक्ट कर सकें, पर कोई तीसरा बंदा उसे समझना है कि क्या है। ठीक है, यानी उसके लिए एक सीक्रेट की होती है, जिसके पास की होगी वो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट जो है वो बना लेगा। जिसके पास की नहीं है वो साइफर टेक्स्ट दे के कुछ भी नहीं कर सकता। अगली टर्म होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो साइफर होता है। तो साइफर बेसिकली क्या होता है कि जो भी, ये बेसिकली वो स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वन बाय वन आप प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग अ की। या फिर डिक्रिप्शन में क्या होगा कि आपके पास जो साइफर टेक्स्ट था उसको आप ये स्टेप्स फॉलो करते हुए वापस कन्वर्ट बैक करते हैं इनटू प्लेन टेक्स्ट यूजिंग अ की। ठीक है, और की बहुत बात हो रही है, तो की क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी सीक्रेट वैल्यू है जो कि जिन लोगों ने मैसेज एक्सचेंज करना है उनके पास ये की अवेलेबल होनी चाहिए। जिसकी एक्सेस रोकनी है, जिसको आपने प्रिवेंट करना है वो मैसेज पढ़ने से, उसके पास वो की नहीं होनी चाहिए। और एक बड़ा अहम गोल होता है कि आपने की इस तरीके से शेयर करनी है कि कोई तीसरा बंदा उस की को ना चुरा सके। यानी मैं इंटरनेट के ऊपर इनको एक मैसेज भेजता हूँ और उस मैसेज के साथ में की भी इन्हें भेज देता हूँ, तो इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि अगर किसी ने मैसेज चोरी कर लिया इंटरनेट पर और उसी मैसेज के साथ की भी जा रही थी तो की भी चोरी कर लेता है। तो आपने की इस तरीके से भेजनी है कि अगर मैसेज चोरी हो भी जाए, इनक्रिप्टेड मैसेज, तो की के बगैर उसे डिक्रिप्ट ना किया जा सके। या आप ऐसे ही समझ लें कि आप जो है किसी को एटीएम कार्ड को, बैंक है वो किसी को एटीएम कार्ड सेंड करता है घर पे खत के थ्रू, तो उसी कार्ड के अंदर वो पासवर्ड वगैरह भी लिख के डालता है कि अगर बीच में किसी ने चोरी कर लिया है उस एनवलप को, तो उसके पास एटीएम कार्ड भी आ जाए और कार्ड के साथ साथ जो उसका पासवर्ड है वो भी आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो ये की अहमियत होती है कि उस सीक्रेट को आपने बड़ा प्रोटेक्ट करके रखना होता है। सही है, तो इस एग्जांपल में एलिस के पास की है, बॉब के पास की है, और ईव जो है उसने हमला किया है, पैकेट को कैप्चर किया है, पर क्योंकि वो लॉक था, इंक्रिप्टेड था, तो की के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सेफ है, आपका डेटा सिक्योर है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन में बेसिकली गोल ये होता है कि आपने एल्गोरिदम को सीक्रेट नहीं रखना, आपने सिर्फ की को सीक्रेट रखना है, आपने की को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, और आपका एल्गोरिदम और की इस तरह के होने चाहिए कि की जो है उसको गैस करना मुश्किल हो जाए। यानी अगर मैं आपको कहूं कि आपकी की 1 बाइट की है, तो वो जो है ब्रेक करना, गैस करना आसान है कि मुश्किल है? यानी मैं आपको कह दूं कि की है 1 इंग्लिश का कैरेक्टर है, तो आप ए के साथ डिक्रिप्ट करके देख लें, बी के साथ कर लें, सी के साथ, डी ई एफ, कितने हैं? 26 लोअर केस हैं, 26 अपर केस हैं। ठीक है,
कितना हो गया, 52 हो गया। 52 अटेम्प्ट्स में आप पासवर्ड ब्रेक, आप इंक्रिप्शन ब्रेक कर लेंगे। तो की ऐसी होनी चाहिए कि उतने आराम से गेस ना की जा सके, और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि की के बगैर उस एल्गोरिदम को ब्रेक करना, उसे क्रैक करना जो है बहुत मुश्किल हो, यानी आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए हो। ठीक है, तो ये आपका गोल होता है। अब एक सवाल ये है कि एल्गोरिदम को हमने सीक्रेट क्यों नहीं किया? सीक्रेट करने से आपका ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हो जाती? एल्गोरिदम को हमने सीक्रेट क्यों नहीं रखा, ओपन क्यों कर दिया सबके लिए? शायद ये बहुत कैपेबल ना हो उसको सही मैनेज। अगर ओपन है तो कोई भी उसे मैनेज कर सकता है, मैनेजमेंट का मसला नहीं होगा। क्या वजह है, क्या वजह है कि हम एल्गोरिदम को सारों को बता देते हैं कि ये एल्गोरिदम है, जब कर चुके हैं, आप पहली क्लास में हमने किया था। मिस्टेक्स वगैरह जो रहेंगी, कमियां रहेंगी। ठीक है, जो हमने ओपन डिजाइन प्रिंसिपल की बात की है, जो इन्होंने अभी बात की है, ओपन डिजाइन प्रिंसिपल ये है कि आपने अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, तो जो सिक्योरिटी वाला एल्गोरिदम है वो आप ओपन कर दें, पब्लिक कर दें, ताकि दुनिया में जितने ज्यादा लोग उसके ऊपर काम करेंगे, उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि उसके अंदर अगर कोई वीकनेस रह गई थी, अगर कोई खामी थी, तो आइडेंटिफाई होकर उसे फिक्स किया जा सके। ठीक है, यही ओपन सोर्स और विंडोज में फर्क था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो क्योंकि हिडन था, किसी के साथ शेयर नहीं था, प्राइवेट था, तो उसके अंदर गलती आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंपनी के जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे सिर्फ वही चेंज कर सकते थे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका यूनिवर्सिटी का बीएससी का स्टूडेंट है वो भी उसके ऊपर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करता है, एमएस का स्टूडेंट उसके ऊपर थीसिस लिख रहा होता है, पीएचडी का स्टूडेंट उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, दुनिया जहां के रिसर्च ग्रुप उस पर काम कर रहे होते हैं। जब इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो कोई अगर गलती रह गई थी, कोई वीकनेस कमजोरी थी, तो वो आइडेंटिफाई भी हो जाती है और उसका जो फिक्स है वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप एल्गोरिदम को सीक्रेट नहीं करते, उसे ओपन रखते हैं कि चले देखते हैं कोई भी वीकनेस है तो निकल ऐसा है। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि ये बेसिकली गोल है, आपने एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल्स डिजाइन करने, उनका डिजाइन करना, उन्हें बिल्ड करना, उनको एनालाइज करना। ठीक है, ये सारा क्रिप्टोग्राफी के जुमरे में आता है। ठीक है, और इसका गोल क्या है कि लोगों को अगर आपका इंक्रिप्टेड मैसेज मिल गया है, ठीक है, तो वो उसको डिक्रिप्ट ना कर सकें। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी में आपने ऐसे बनाने होते हैं एल्गोरिदम, ऐसे सिस्टम बनाने होते हैं कि अगर कोई बीच में आपका मैसेज इंक्रिप्टेड पकड़ ले तो उसको डिक्रिप्ट करना जो है वो इम्प्रैक्टिकल हो, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाए कि वो, यानी अगर 10,000 साल लग रहे हैं उसे ब्रेक करने में, तो ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गोल होता है, और ये डिफरेंट फ्रॉम स्टेगनोग्राफी है इन व्हाट सेंस कि स्टेगनोग्राफी में आपने मैसेज की एग्जिस्टेंस को ही हाइड किया होता है, यानी मैंने इन्हें अगर कोई इमेज फॉरवर्ड किया है तो उसके अंदर कोई मैसेज था, वो लोग सारे समझेंगे शायद इमेज ही भेजा है, उस मैसेज की एग्जिस्टेंस जो है वो मैंने नहीं हाइड की, उसको मैंने हाइड किया। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि मैं इन्हें एक मैसेज दूंगा, सारों को नजर आएगा कि मैसेज है, पर वो सारे के सारे जम्बल्ड अप टेक्स्ट होगा, ना कोई इमेज नजर आएगा, ना कोई खूबसूरत फाइल नजर आएगी, कुछ नहीं, आपको बस कुछ रैंडम से बिट्स, रैंडम से स्ट्रिंग नजर आ रहे होंगे। तो आपको पता है कि कोई सीक्रेट, कोई अहम बात हुई है, पर क्या बात हुई है वो आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी में आपने मैसेज की एग्जिस्टेंस को हाइड नहीं किया, आपने उसे बस अनरीडेबल बना दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन करें क्रिप्टोग्राफी की, तो 3 तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है बेसिकली, यानी 3 ग्रुप्स बन सकते हैं। एक होता है कि ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल किया है इनक्रिप्ट करने के लिए। एक ऑपरेशन होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपने एक कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया, यानी एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो क्या हो सकता है, मैं कहता हूं कि जो भी मैसेज भेजना है, ठीक है, उस मैसेज में जो भी कैरेक्टर है उसे आप +2 कर दें, यानी अगर कहीं पे कैरेक्टर ए है उस मैसेज में,
तो +2 का मतलब है C आ जाएगा। कहीं पे अगर कैरेक्टर D था तो +2 का मतलब है F आ जाएगा। सही है। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है कि हर कैरेक्टर को आपने किसी डिफरेंट कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। और दूसरा जो ऑपरेशन इस्तेमाल हो सकते हैं क्रिप्टोग्राफी में वो होता है ट्रांसपोजिशन का। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि आप उनके ऑर्डर को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी हेलो है HELLO, तो इसका ऑर्डर चेंज कर दें OLHEL, मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, कैरेक्टर वही रहता है। ठीक है, और जो इंक्रिप्शन होती है यूजुअली वो ये दोनों चीजें इस्तेमाल कर रही होती है, यानी जो एल्गोरिथम होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल हो जाती है, उसके अंदर ट्रांसपोजिशन भी इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, तो एक ये है कि ऑपरेशन क्या इस्तेमाल हुआ है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है वो है कि कीज, कितनी कीज इस्तेमाल हुई है। ठीक है, की टाइप भी आ जाती है कि की लेंथ क्या आती है। फॉर एग्जांपल 32 बिट की हो सकती है, 64 बिट की होती है, 128 होती है, 256 होती है। ठीक है, एक ये तरीका है कि की लेंथ जो है वो बढ़ाता है। दूसरा जो होता है कि कीज कितनी इस्तेमाल हो रही है। अगर आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सिर्फ एक की होती है जिसे आपने प्राइवेट रखना होता है। यानी अगर मैं किसी के साथ मैसेज एक्सचेंज कर रहा हूं तो वो की मेरे पास होगी, इनके पास होगी, और उसके अलावा किसी के पास नहीं होगी। अगर किसी के पास वो की है तो वो हमारे एक्सचेंज को जो है रीड कर सकता है। सही है। और एज अपोज टू दैट एक और अप्रोच होती है पब्लिक की इंक्रिप्शन। इसमें एक सीक्रेट की होती है और एक नोन की होती है। ठीक है, यानी अगर मैं किसी के साथ पब्लिक की इंक्रिप्शन कर रहा हूं तो मेरी एक पब्लिक की होगी जो कि सारी दुनिया को पता है, और एक प्राइवेट की होगी जो कि सिर्फ उस बंदे को पता होगी जिसके साथ मैंने मैसेज को एक्सचेंज करना है। ठीक है, या मुझे पता होती है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है ये हम अगले 2 हफ्तों में इस चीज को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, एक क्विक क्वेश्चन। मैंने आपको कहा है कि की जो है 32 बिट हो सकती है, 64 बिट हो सकती है, 128, 256। इसमें फर्क क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे? सर जितने ज्यादा बिट्स होंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसको डिक्रिप्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें ठीक ज्यादा है, बिट्स। जितने ज्यादा बिट्स होते हैं उसको गेस करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी 8 बिट्स हैं, सिर्फ 8 बिट्स, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं? 8 बिट्स। 64 हाँ जी, 8 की 64 पावर कितने 8 बनते हैं? पावर 64 बनेंगे सर। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? 8 बिट्स हैं यार, बिट्स, पर आप यानी सही डायरेक्शन में पहुंच गए। क्लास 8 बिट्स का मतलब है कि देयर आर ओनली 2 टू द पावर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और वो नंबर होते हैं 256। ठीक है, तो 256 पॉसिबल आपकी वैल्यूज हो सकती हैं। उन्हें आप 1 बाय 1 ट्राई करने इतना टाइम नहीं लगेगा, वो तो आप बाय हैंड ही कर सकते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी 256 बिट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो 2 टू द पावर 256 है, और वो एक काफी मैसिव नंबर है। इतने ज्यादा पॉसिबल, इतने ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। उन्हें अगर आप 1 बाय 1 ट्राई करना शुरू कर दें तो वो जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ये अगर मेरी बात कंफ्यूज की है कि 2 पावर 8 कहां से आया है, तो आप सिंपल एग्जांपल ले लें कि अगर सिर्फ एक बिट है तो उसकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 या 1, यानी 2 टू द पावर 1 हो गया। अगर 2 बिट्स हैं तो 2 टू द पावर 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, यानी 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। 3 बिट्स हैं तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1।
ठीक है, तो ये आप कर लेना ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जितनी बड़ी की होगी उसको ब्रेक करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बड़ी की में प्रॉब्लम क्या होती है वैसे? हाँ जी, बड़ी की में मसला क्या है? किस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी? आप पहुंच गई हैं पर कुछ मिसिंग है। हाँ जी, बड़ी की में क्या मसला होता है? हाँ ठीक है, अब आइडियली क्या होना चाहिए, अभी हम थोड़ी देर में जाके देखेंगे कि जितना बड़ा मैसेज है आप उतनी बड़ी की बना दें। ठीक है, पर इतना ज्यादा डेटा आप स्टोर कहाँ पे करेंगे, ट्रांसमिट कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, खैर पर उसके बाद में आते हैं। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है कि प्रोसेसिंग मेथड क्या है। एक मेथड होता है ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर में क्या होता है कि जो टोटल टेक्स्ट है उसको आप ब्लॉक्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और एट ए टाइम आप एक पूरे के पूरे ब्लॉक को जो है इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप प्रोसेसिंग होती है स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम साइफर में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है उसे ब्लॉक्स में स्प्लिट नहीं करते हैं, आप वन बाय वन एक एलिमेंट, एक कैरेक्टर लिया, उसे कन्वर्ट किया, उसे इनक्रिप्ट किया, फिर अगला कैरेक्टर रीड किया, फिर अगला किया, फिर अगला किया। यानी आपने इकट्ठे ग्रुप बना के कन्वर्जन नहीं की, आपने वन बाय वन एक एक चीज को बारी बारी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये चाहिए क्यों होता है? तो देखें, कुछ आपकी डेटा टाइप्स होती है जो कि स्टोर्ड होती है, ऑलरेडी पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी एक टेक्स्ट फाइल है, आपकी इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है जो कंप्यूटर में पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप ब्लॉक साइफर लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पूरे का पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है। पर लेट सपोज आपके पास एक स्ट्रीम है डेटा का। स्ट्रीम का क्या मतलब है? आप रेडियो सुन रहे हैं, एफएम सुन रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इट्स नॉट कि वो आपकी मशीन पे स्टोर हुआ होता है। एफएम स्टेशन से आपके रेडियो तक पहली बाइट आती है, प्ले हो जाती है, स्टोर नहीं होती, फिर अगली बाइट आती है, वो प्ले हो गई, बाहर निकल गई सिस्टम से, फिर तीसरी बाइट को प्ले किया, बाहर निकाल दिया। तो आप स्टोर कुछ नहीं कर रहे। आइडियली फिर आप क्या चाहते हैं कि एक एक बाइट आई जाए और उसी वक्त आप उसे प्रोसेस करी जाए, उसे स्टोर ना करना पड़े। ठीक है, एफएम चले, रॉन्ग एग्जांपल, लेट सपोज मैं किसी के साथ एक इंटरएक्टिव स्काइप कॉल कर रहा हूं। अब उस कॉल में पहले आप मेरे डेटा को स्टोर करें, फिर इनक्रिप्ट करें, फिर सेंड करें, तो वो तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ज्यादा लैग आना शुरू हो जाएगा। आइडियली क्या होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं उसी वक्त वो चीज इनक्रिप्ट होकर बाहर निकल जाए, उसे कुछ मिली सेकेंड के लिए स्टोर करके उसके ऊपर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पूरे के पूरे डेटा पे लगे, फिर आप ट्रांसमिट करें। वो तो इतना डिले हो जाएगा कि आपकी जो इंटरैक्टिव कॉल है वो सारी एक्सपीरियंस आपका मैसअप हो जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी डिमांड होती है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है, कि आपको ब्लॉक साइफर चाहिए कि आपको स्ट्रीम साइफर चाहिए, और ये चीज हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक सिंपल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम देखते हैं, और दैट इज एक्सॉर इंक्रिप्शन। एक्सॉर क्या होता है? एक्सॉर एक गेट है। ठीक है, गेट का आपने सारों को पता है गेट क्या होता है? ठीक है, एक्सॉर गेट पे क्या होता है कि दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। अगर दोनों इनपुट सेम है, यानी A 0 है, B 0 है, या A 1 है, B 1 है, तो आपकी आउटपुट 0 होगी। और अगर A और B में से कोई एक 1 है और दूसरा 0 है, तो इन दैट केस आपकी आउटपुट जो है 1 होगी। और ये ट्रूथ टेबल में नजर आ रहा है कि 0 0 पे आउटपुट 0 है, 0 1 पे आउटपुट 1 है, 1 0 पे आउटपुट 1 है, और 1 1 पे आउटपुट 0 है। ठीक है, तो ये एक्सॉर गेट है। अब इसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं इंक्रिप्शन के लिए? तो वो सिंपल है। आपके पास लेट सपोज एक प्लेन टेक्स्ट है और एक की है। ठीक है, तो जितनी की लेंथ है उतना प्लेन टेक्स्ट आप उठाएं, और की और प्लेन टेक्स्ट जो है उसको बिट बाय बिट आपने एक्सॉर करना है। यानी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, आप लेफ्ट
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करें जो लेफ्ट मोस्ट साइड है, तो प्लेन टेक्स्ट 0 है और प्लेन टेक्स्ट की बिट 0 है और सीक्रेट की बिट 1 है। तो 0 1 को एक्सॉर किया, आउटपुट 1 आगे आ जाए। प्लेन टेक्स्ट 0 सीक्रेट की 1, फिर से आउटपुट 1 आ गई, उसके आगे आ जाए। प्लेन टेक्स्ट 1 सीक्रेट की 1, दोनों सेम है, एक्सॉर किया, आउटपुट 0 आ गई। तो इस तरीके से बिट बाय बिट आपने एक एक बिट को जो है, प्लेन टेक्स्ट की एक बिट को सीक्रेट की एक बिट के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग बिट के साथ एक्सॉर कर दिया, और जो भी रिजल्ट आया है वो आपका साइफर टेक्स्ट है। ठीक है, अब वो साइफर टेक्स्ट जो है वो आप किसी को, जो भी आपने शेयर करना है या मैसेज करना है या ईमेल करना है, आप कर दें। अब जब साइफर टेक्स्ट मिलेगा, अगर उस शख्स के पास की ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसे पता है कि सीक्रेट की क्या है, तो सिंपली क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट और जो सीक्रेट की है उसको बिट बाय बिट एक्सॉर करेगा। यानी वही प्रोसीजर दोबारा हो रहा है। पहले आपने प्लेन टेक्स्ट और की को एक्सॉर किया था, अब आप साइफर टेक्स्ट और की को एक्सॉर कर रहे हैं। तो एक्सॉर में क्या होगा, पहली बिट साइफर टेक्स्ट की है 1 है और सीक्रेट की बिट 1 है, इन दोनों को एक्सॉर करें, 0 आ गया। अगली बिट पे आ जाए, साइफर टेक्स्ट 1 सीक्रेट की 1, आउटपुट 0, फिर साइफर टेक्स्ट 0 सीक्रेट की 1, आउटपुट 1 आ गई। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो भी ऊपर वाले एग्जांपल में प्लेन टेक्स्ट था, नीचे वाले एग्जांपल में भी वही प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, यानी कि इंक्रिप्शन का मकसद क्या होता है कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, उस पर आपने की अप्लाई करके, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करके उससे आपने साइफर टेक्स्ट निकाला है। अब अगर की नहीं है तो साइफर टेक्स्ट की कोई समझ नहीं आएगी, और अगर की है तो आप साइफर टेक्स्ट और उस की को एक्सॉर कर दें, तो जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था वो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में नजर आ रहा है कि आपने साइफर टेक्स्ट सीक्रेट की को किया एक्सॉर, तो प्लेन टेक्स्ट वही वाला निकला है जो कि ओरिजिनल था। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सॉर इंक्रिप्शन है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें बहुत मैसिव वीकनेसेस हैं जिस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो एक्सॉर, एक चीज बस आप जान लें कि एक्सॉर इंक्रिप्शन जो है, अगर आपकी एक छोटी की है, ठीक है, तो एक्सॉर इंक्रिप्शन जो है वो ऑन इट्स ओन वो सफिशिएंट नहीं है, वो बहुत वीक होती है। ठीक है, इसकी वीकनेसेस को कैसे एड्रेस करेंगे और क्या वीकनेसेस हैं एग्जैक्टली, वो बाद में देखेंगे। आज हम एक और चीज देखते हैं, वो है कि एक सिंपलेस्ट साइफर है जिसका नाम है वन टाइम पैड या ओटीपी कह रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा प्रूवन है कि ये सबसे ज्यादा सिक्योर साइफर है। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना जो है वो आप समझ लें कि वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये बनाया किसने था, 1917 में गिलबर्ट वर्नम ने, और ये AT&T कॉर्पोरेशन में इंजीनियर था। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो मैसेज है प्लेन टेक्स्ट है, जो की है और जो साइफर टेक्स्ट है, उनके साइजेस जो है वो सेम होंगे, उनकी लेंथ सेम होगी। ठीक है, यानी इस जुमले का क्या मतलब है, आई मीन प्लेन टेक्स्ट और की लेंथ सेम होना लाजमी है, साइफर टेक्स्ट ऑब्वियसली उसी लेंथ का होगा। ठीक है, तो इस जुमले का क्या मतलब है कि आप लेट्स सपोज कि मैंने आपको 10 कैरेक्टर का कोई मैसेज भेजना है, तो जो की है उसकी लेंथ भी 10 होनी चाहिए। अगर मैं आपको 1,00,000 कैरेक्टर्स का मैसेज भेज रहा हूँ, पूरी बुक भेज रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसे इंक्रिप्ट करना है, तो जो की लेंथ है वो भी 1,00,000 ही होनी चाहिए। यानी जितना मैसेज है उतनी लेंथ ही की होगी। और इस की को जो है आप पैड भी कहते हैं, और ये रैंडम होनी चाहिए आइडियली, और ये की जो है सिर्फ एलिस और बॉब को पता होनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को अगर पता होगी तो अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी। ठीक है, और इसे पैड क्यों कहते हैं, ये लफ्ज टर्म कहाँ से निकली है, तो जो वन टाइम पैड होता था ये यूजुअली आपके जो स्पाइस होते थे वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यानी स्पाइस की जो पेरेंट एजेंसी थी उन्होंने बताया होता था कि हमने तुम्हें कोई मैसेज भेजा, तो तुम इस पैड के ऊपर पूरी की पूरी की बनी हुई है, उस मैसेज का जो इंक्रिप्टेड पहला कैरेक्टर है उसको उस पे
जो पैड के अंदर जो की लिखी हुई है उसके पहले कैरेक्टर के साथ ऑपरेट करना, क्या ऑपरेट करना उस पर भी आता है। जो अगला कैरेक्टर है इनक्रिप्टेड मैसेज का, अपने पैड में अगला कैरेक्टर जो है वो लेके उन दोनों का ऑपरेशन करना, ठीक है। तो वहां से टर्म पैड निकली, क्योंकि पैड के ऊपर लिखा होता था, एक बार आपने इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर लिया, फिर वो उस पैड को फाड़ के फेंक देते थे, आग लगा देते थे, ठीक है। और इसका ज्यादा सिंपल बात करनी है तो स्पाई क्या कर सकता है, अपनी पेरेंट एजेंसी के साथ पहले एग्री कर ले कि ये कहानी की किताब है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तुमने पहला मैसेज अगर भेजना हुआ तो मैं इस किताब के पहले पेज को पढ़ूंगा और उसके साथ जो है ऑपरेशन कर दूंगा डिक्रिप्शन के लिए। अगला जो तुम्हारा मैसेज आएगा उसके लिए मैं किताब के दूसरे पेज को पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप किताब का एक पेज पढ़ के उसे फाड़ के फेंक दें, अगला पेज पढ़ें फाड़ के फेंक दें। अब अगर किसी स्पाई के हाथ में कोई कहानी की किताब पड़ी हुई है तो किसे शक होगा कि एक ही है। कहानी की किताब तो लोग अपनी कहानी एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। और वो पूरी की पूरी बुक की जो है वो आपकी की बन जाती है वन टाइम पैड के केस में, ठीक है। और ऑपरेशन क्या होता है कि आपका जितना भी प्लेन टेक्स्ट है और जो भी आपकी की है, आपने सिंपली उन दोनों को एग्जॉर्ब करना है, सही है। पहली बिट को की पहली बिट से एग्जॉर्ब करें, मैसेज की दूसरी बिट को की दूसरी बिट से एग्जॉर्ब करें, और इस तरीके से जितना भी टेक्स्ट है, जितनी भी की है, उन सारी बिट्स को वन बाय वन आपने एग्जॉर्ब कर देना है, तो आपको साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। और ये प्रूवन है कि ये सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन है, ठीक है। बाय द वे पिछली स्लाइड पे मैंने क्या कहा था कि एक्सॉर इतना सिक्योर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सॉर करें बहुत सिक्योर है। तो इस स्लाइड में और उस स्लाइड में फर्क क्या है, लेंथ। वहां पे जो है की जो है उसकी लेंथ छोटी थी, और वही की जो है पहले ब्लॉक को इनक्रिप्ट करने एक्सॉर इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है, फिर अगले ब्लॉक को इनक्रिप्ट करने के लिए वही की इस्तेमाल होती है, अगले ब्लॉक को इनक्रिप्ट करने के लिए वही की इस्तेमाल होती है। तो अगर वो की रीयूज हो रही है एक ही मैसेज के अंदर या बेशक मल्टीपल मैसेज के अंदर, तो रीयूज करने से उसकी सिक्योरिटी जो है एक्सॉर इंक्रिप्शन में सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। क्यों होती है बाद में देखेंगे। इस स्लाइड में क्या हो रहा है कि आपका जो की है उसकी पूरी की पूरी लेंथ जो है वो पूरे के पूरे प्लेन टेक्स्ट की लेंथ जितनी है, विच मीन कि की रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अगर रिपीट हो रही होती तो फिर यस पे ये भी सिक्योर नहीं था। पर ओटीपी में रूल ये होता है कि आपने की जो है उसको शेयर नहीं, उसको रीयूज नहीं करना। अगर एक बार की इस्तेमाल हो गई है, पूरी लेंथ पूरे टेक्स्ट की लेंथ जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके आधी लेंथ है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की जो लेंथ थी की लेंथ उससे आधी है, तो इस केस में क्या होगा कि पहले हाफ में वही की इस्तेमाल होगी और टेक्स्ट के बाकी हाफ को इंक्रिप्ट करने के लिए भी वही की इस्तेमाल हो रही है। तो ये रीयूज जो है इसमें एक्सॉर इंक्रिप्शन जो है वो क्रैश कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपके वन टाइम पैड की लेंथ पूरे के पूरे टेक्स्ट जितनी हो उससे कम ना हो, और जो एक दफा अगर आपने इस्तेमाल कर लिया उस पैड को तो दोबारा उसे आपने रीयूज नहीं करना, ठीक है। और ये उसका ब्लॉक डायग्राम है और ये उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। एम आई का मतलब है मैसेज की ith बिट, उसको एग्जॉर करें की ith बिट से तो आपके साइफर टेक्स्ट की ith बिट आ जाती है, और साइफर टेक्स्ट की ith बिट को की ith बिट के साथ एग्जॉर करें तो उसका मैसेज जो है उसकी ith बिट आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है कि आपने मैसेज और की को एग्जॉर किए बिट बाय बिट, तो उससे साइफर की कॉरस्पॉन्डिंग बिट आ गई है। हाँ जी मोहम्मद हमजा। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर जैसे हम जीमेल में समटाइम्स या इस तरह किसी और सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तब भी ओटीपी आता है, तो वो और ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं सेम है? और नहीं, यानी यूएमटी में मैंने अगर ग्रेडिंग पोर्टल को एक्सेस करना है तो वो मुझे मोबाइल पे एक ओटीपी एसएमएस कर देते हैं, ठीक है। वो ओटीपी जो है वो वन टाइम पासवर्ड आप समझ लें, वन टाइम पैड बेशक समझ लें, वो वन टाइम इस्तेमाल होता है बस, ठीक है। जी। तो वन टाइम इस्तेमाल होना जो है, सिंगल यूज जो है, वो वाली प्रॉपर्टी तो मीट हो रही है, और यहाँ तो पे लेंथ दूसरी की नहीं मीट हो प्रॉपर्टी रही? भी है, वो प्रॉपर्टी लेंथ वाली है कि जितना मैसेज होना चाहिए उतनी लेंथ होनी चाहिए।
ठीक है, वो रूल फॉलो होते हैं आपके ख्याल में? यस सर, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था कि वो तो 4 डिजिट्स पासवर्ड होता है और हमारा की तो उनमें भी ज्यादा भी हो सकती है। यस, तो वो बेसिकली हम जो वन टाइम पैड की बात कर रहे हैं वो उससे हट गया। ठीक है, वो फर्क चीज है, यानी लफ्ज वो ओटीपी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर उसमें और जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कॉमन बात सिर्फ यही है कि वो सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होता है। ठीक है, पर एक्चुअल अगर आपने वन टाइम पैड साइफर बनाना है जो सिक्योर वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सिंगल यूज होना चाहिए और उसकी लेंथ जो है वो पूरे के पूरे मैसेज जितनी होनी चाहिए। अगर ये दोनों रूल फॉलो नहीं हो रहे तो वो फिर वन टाइम पैड नहीं है। ठीक है, चलें, गुड क्वेश्चन। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ओके, अगला पॉइंट है कि इस वन टाइम पैड में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है, कोई मसला नजर आता है? हाँ जी क्लास, क्या मसला है वन ओटीपी में? देखिए, टाइम कंज्यूमिंग जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर लेंथ का इशू है। एक मिनट यार, एक मिनट। वन टाइम ये प्रोसेसिंग पावर है सच ओटीपी से नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि आपने जो इंक्रिप्शन करनी है इन एनी केस आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या जो प्लेन टेक्स्ट था उसका बिट बाय बिट ऑपरेशन तो करना ही था ना। तो उसमें जितने बिट्स हैं मैसेज में वो डिक्टेट करता है कि आपका कितने स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेसिंग नहीं बढ़ रही। और क्या मसला है? हाँ जी यार, ऑनलाइन कौन आया था? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी यार, कुछ कह रहे हैं? ऑलराइट, तो फिर मसला और क्या है? प्रोसेसिंग पावर का तो मसला नहीं है। ये मैं यार, आपको पॉइंट समझ आया मेरा जो मैंने आपको कहा? ठीक है ना, चलें, तो मसला क्या है? हाँ जी राइट, यार सिंपल है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर आपका 1 लाख मैसेज कैरेक्टर का कोई मैसेज है फॉर एग्जांपल, तो आपकी की जो है वो भी 1 लाख कैरेक्टर की होगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी की को आप कैसे जनरेट करेंगे? और याद रखें की हैज टू बी रैंडम। अगर रैंडम नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं की ऐसी जनरेट करता हूं जिसके पहले 100 कैरेक्टर और अगले 100 कैरेक्टर वो आपस में सेम है, तो वो तो रेपिटेशन आ गई ना, रीयूज वाली बात आ गई थोड़ी सी। तो वो जो है फिर आपकी की इतनी सिक्योर नहीं है। परफेक्ट रैंडम होने का मतलब है कि बिल्कुल परफेक्टली रैंडम हो, एक बिट और दूसरी में कोई कोरिलेशन ना बन रही हो। सही है, तो परफेक्टली रैंडम जितनी लंबी की होगी उसे परफेक्टली रैंडम करना वो मुश्किल है। उसे पे शेयर कैसे करेंगे? यानी मैं आपको इंटरनेट के ऊपर 1 लाख कैरेक्टर की भेजनी शुरू कर दूं, तो जितना मैसेज है उतनी की जा रही है, तो उसे ट्रांसमिट करना मुश्किल है। उसे सिक्योर करना, इतनी बड़ी की को आप सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, कैसे बचा के रखेंगे? ठीक है, और उसकी रीयूज को प्रिवेंट करना, तो ये सारी चीजें करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओटीपी में ये चीज प्रॉब्लम है कि आपने इंश्योर करना है कि रीयूज ना हो, इंश्योर करना है कि सीक्रेट हो, और लेंथ इतनी बड़ी है तो उसे मैनेज भी करना है और जनरेट ऐसे करना है कि परफेक्ट रैंडमनेस हो। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती, इतना आसान नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम है कि ओटीपी जो है इट डज, ये इंक्रिप्शन जो कर देता है और इट डज नॉट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन। यानी एलिस ने बॉब को इनक्रिप्ट करके एक मैसेज भेजा है, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि एलिस ही वो मैसेज भेजा है? ये भी तो हो सकता है कि बीच में ई भाई उसने एलिस के मैसेज को पकड़ा, फाड़ के फेंक दिया और अपनी तरफ से इनक्रिप्ट करके भेज दिया। अगर उसके पास की थी तो उसने जब इनक्रिप्ट किया तो ठीक इनक्रिप्ट किया होगा। अगर की नहीं भी थी, अपनी तरफ से इनक्रिप्ट किया, जब दूसरी तरफ मैसेज जाएगा तो बॉब समझेगा कि शायद ये एलिस की तरफ से मैसेज आया है और शायद ये कोई पता नहीं कोई जम्बल्ड अप किस्म का मैसेज है, पर है एलिस की तरफ से। आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि बॉब डिटरमिन कर सके कि ये एलिस ने जो चीज भेजी थी ये वही है या किसी और की तरफ से मैसेज आया है। तो वो ऑथेंटिकेशन वाली चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। वो पब्लिक की इंक्रिप्शन में होता है, वो हम काफी बाद में जाके देखेंगे।
यानी कुछ हफ्तों बाद। और दूसरी चीज है कि डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉडिफिकेशन, यानी एलिस ने बॉब को एक मैसेज भेजा है, अब उसके बीच में कुछ बिट्स को ईव ने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो बॉब को कैसे पता लगेगा कि जो एलिस ने मैसेज भेजा था शुरू से लेके एंड तक ये वही है, या बीच में ईव ने कोई चेंज कर दिया, अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर नहीं पता चलता, वो भी आपको जो प्राइवेट जो पब्लिक इंक्रिप्शन होती है उसमें वो आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी ओटीपी में। ये पॉइंट क्लियर हो गए? एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आप ओटीपी को जो है शेयर कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल पीपल। इस चीज का क्या मतलब है, यानी अगर आप एक इस तरीके का इंक्रिप्शन बनाना चाहते हैं कि पूरी की पूरी की जो है वो सिर्फ एक ही शख्स के पास ना हो, वो 3 डिफरेंट लोगों के पास हो, ठीक है। और वो तीनों जब डिक्रिप्ट करेंगे तब भी डिक्रिप्शन होगी, वरना नहीं होगी, सही है। तो वो इसमें पॉसिबल है। आप सिंपली क्या करेंगे, आपकी जो की है उसे स्प्लिट कर देते हैं इनटू सब की, यानी शुरू की कुछ बिट जो है वो सब की 1 हो जाएगी, अगली कुछ बिट सब की 2 होगी, उससे अगली कुछ बिट जो है वो सब की 3 होगी फॉर एग्जांपल। और अब क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट को अगर आपने इंक्रिप्ट करना है तो पहले सब की 1 के साथ एक्सऑर करें, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे सब की 2 के साथ एक्सऑर करें, उसका जो रिजल्ट होगा उसे सब की 3 के साथ एक्सऑर कर दें। लेट्स सपोज 3 ही लोग थे, 3 ही सब की थी, तो ये आपकी इंक्रिप्शन हो जाएगी। अब जब आपने डिक्रिप्ट करना है तो वही साइफर टेक्स्ट लें, उससे पहले सब की 1 से डिक्रिप्ट एक्सऑर करें, फिर अगली वाली सब की से एक्सऑर करें, फिर अगली वाली सब की से एक्सऑर करें, उसके बाद जब तीनों एक्सऑर हो जाएंगे तब आपके पास ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट आएगा। अगर उनमें से कोई एक भी सब की मिसिंग हुई तो आपका जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है वो नहीं आ सकेगा, ठीक है। ऑलराइट, और आखिरी पॉइंट है कि 2 एग्जांपल देखते हैं वन टाइम पैड के। क्लास से आपको वेब ब्राउजर नजर आ रहे हैं जो ऑनलाइन है? यस सर आ रहा है। ऑलराइट, तो लेट्स सपोज आपने एक मैसेज लिखा है। मैसेज क्या हो सकता है? कोई गाना था ना, हमें तुमसे प्यार है, वो लिख देते हैं आप, तो शायद कुछ लोगों को इख्तलाफ ना हो जाए। ऑलराइट क्लास, ये एक मैसेज है, चलेगा, छोड़ें, ठीक है। आई लव यूएमटी। इंक्रिप्शन की जो है 1 टाइम पैड है, विच मीन्स के इससे छोटी लेंथ नहीं होनी चाहिए, इससे इक्वल लेंथ हो या बेशक ज्यादा हो, बाकी जो है वो इग्नोर हो जाएगी। आता हूँ भी, ठीक है। तो लेट्स सपोज, इन गुड क्वेश्चन, लेट्स सपोज इंक्रिप्शन की है ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। अब जब आपने इंक्रिप्ट किया है तो ये रिजल्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, BHWIOFQM, ठीक है। ये आपकी सारी इंक्रिप्शन है। अब ये आप किसी को भेजेंगे तो आपको साथ उस बंदे को पता होना चाहिए कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है ये 1 टाइम पैड था, इसके बगैर वो इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यही काम दूसरे में करता है। मैसेज ये है और जो पैड है वो यही है, वही है BHWIOFQM। क्योंकि एक्सॉर हो रहा है तो दोनों का जो इंक्रिप्शन का रिजल्ट है दोनों वेबसाइट पे सेम है, ठीक है। अब बात यह है कि यहां पे BHWIOFQM कोई स्पेस नहीं है और सारे के सारे कैपिटल लेटर में, और यहां पे आप देख रहे हैं कि B कैपिटल है और FQM कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस है।
और इसमें स्पेस भी आ रही है, बी के बाद स्पेस है और HWIO के बाद स्पेस है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आई है? यानी इन दोनों का टेक्स्ट को जो आपने एग्जॉर्ब किया तो वो रिजल्ट वही आया। फर्क सिर्फ ये है कि एक ने अपर केस को एज अपर केस ही लिया है, दूसरे ने केस को इग्नोर कर दिया, और एक ने स्पेसिस को इग्नोर किया, दूसरे ने स्पेसिस को कंसिडर किया है। ठीक है, ऑल राइट। अब अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन कौन सा? ये वाला फर्स्ट वन है। कितने second लोग one हैं, है। हाथ खड़ा करें जो समझते हैं कि ये बेहतर है, जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चलें, क्लास में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, और ऑनलाइन कितने लोग हैं? हाथ रेज करें जो समझते हैं कि ये वाला अच्छा है। चलें, ऑनलाइन कोई जवाब नहीं है। ठीक है, और एज अपोज टू दैट ये है दूसरा जो ये है, इसमें से कौन लोग समझते हैं कि ये बेहतर है? हाथ खड़ा करें। और बाकी लोग सिटिंग ऑन द फेंस, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। ठीक है, एक रूल था, मैं MIT का प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था, उसने कहा था कि जब क्लास में सवाल होता है तो एक साइड लें, बेशक गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर ठीक हुआ है तो रीइंफोर्स हो जाएगा, और अगर गलत हुआ है तो फिर आपकी गलती रीइंफोर्स हो जाएगी और आप उसे ठीक कर लेंगे हमेशा के लिए। जब आप फेंस पे बैठे होते हैं, ना इस साइड पे ना उस साइड पे, तो लेक्चर खत्म होगा तो आपको ये चीज भी भूल जाएगी। ठीक है, तो ऑल राइट, तो क्लास इन दोनों में से ये वाला बेहतर है जो भी नजर आ रहा है। इसके अंदर ना कोई स्पेस है और इसके अंदर ना कोई अपर और लोअर का डिफरेंस है, सारे के सारे कैरेक्टर ही अपर केस हैं। ठीक है, यहां पे ये एक स्पेस आ रही है, ये दूसरी स्पेस आ रही है, और जो कैपिटल लेटर ओरिजिनल मैसेज में थे पैड के अंदर भी वो कैपिटल ही है। इसकी क्या वजह है? ये कमजोर क्यों है? एनी आइडियाज? हाँ जी, क्या क्लू होगा एग्जैक्टली? ठीक है, क्लास आप जब इंक्रिप्शन करते हैं तो आपने क्लूज को छुपाना होता है। जितने ज्यादा आप क्लूज देंगे उसे ब्रेक करने के लिए, वो आपके इंक्रिप्शन उतनी कमजोर हो जाती है। यानी यहां पे इस एग्जांपल में आपको पता है कि सेंटेंस में कितने लफ्ज थे? कुछ भी नहीं पता। शायद ये जो इंक्रिप्टेड चीज है BHWIOFQM, शायद ये एक लफ्ज हो, शायद ये 2 लफ्ज हो, शायद ये 3 लफ्ज हो, आपको कुछ नहीं पता। इस इंक्रिप्शन में अगर आप देखें तो आपको क्या पता लग रहा है? एक चीज पता लग रही है कि इस पूरे इंक्रिप्टेड मैसेज में 3 लफ्ज हैं। दूसरी चीज आपको पता लग रही है कि पहला लफ्ज जो है वो अपर केस है, और जो तीसरा लफ्ज जो है उसके सारे कैरेक्टर भी अपर केस है। तो अब सिर्फ इस बात से मुझे क्या चीज पता लगती है? एक चीज पता लगती है कि आखिरी जो लफ्ज है, अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो आखिरी जो लफ्ज है चांसेस आर कि वो किसी मल्टीपल वर्ड्स का कोई मुखफ़फ़ हो, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का UMT इधर शायद लिखा हो। अगर और 3 है तो क्या हो सकता है? कौन से ऐसे लफ्ज हैं जिनमें 3 कैपिटल कैरेक्टर आते हैं? हाँ, UCP, UMT, SOS, हाँ जी, MIT, हाँ जी, UOL। तो समझ आ रही है कि इस चीज से आपको शक हो सकता है कि शायद किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो। शायद पहला जो कैरेक्टर है वो, उस पहला जो वर्ड है उसकी लेंथ 1 है और वो अपर केस है। तो इंग्लिश में कितने लफ्ज हैं जो कि एक कैरेक्टर के हैं? अ या आई? ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि ये आई है या अ है, तो मैं आई के साथ उसे एक्सॉर वापस करूं तो मुझे की का जो पहला कैरेक्टर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये अ है तो अ को मैं एक्सॉर करूं साइफर टेक्स्ट के साथ, तो जो पहला कैरेक्टर है वो की का मुझे पहला कैरेक्टर मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये बेसिकली आपका, हम बात की क्लासों में से डिटेल में देखेंगे कि इस किस्म की जब आपको क्लूज मिलते हैं ना तो आप साइफर को ब्रेक कर सकते हैं। और याद रखें कि इंग्लिश जो है उसके अंदर ये कुछ रूल्स बड़े कॉमन है। 2 लेटर वाले लफ्ज कितने होते हैं? एंड, अस, वी, और कोई है? एट, ठीक है, मी और टू। तो अब ये कुछ लफ्ज है, इन्हें आप एग्जॉर करके बारी बारी देख लें साइफर टेक्स्ट के साथ, तो कोई की का 2 कैरेक्टर वाला हिस्सा तो आपको मिल जाएगा ना। और इंग्लिश में ये इस तरह की बहुत कॉमन चीज है, हर सेंटेंस में द आ जाता है, अ आ जाता है, तो उसी को इस्तेमाल कर करके आप आधी की तो इसी तरीके से निकाल लेंगे। समझ आई ना? आधी की तो आपको मिल जाएगी, बाकी आधी जो है वो आपका जो सर्च स्पेस थी वो फिर आपकी कम होगी है। ठीक है, तो इसलिए आपने साइफर टेक्स्ट वो बेहतर होता है जिससे आप कोई भी अंदाजा ना लगा सकें कि ओरिजिनल मैसेज के अंदर कितने लफ्ज थे, क्या स्पेस थी, किस तरह के लफ्ज थे। ठीक है, तो जितना ये आप ध्यान रखेंगे उतना सिक्योर होगा। ठीक है, और ये हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।